हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लीगल नर्सरी। कैसे हैं आप सब लोग। आज से हम आप लोगों के लिए एक नई लेक्चर सीरीज़ लेके आए हैं जो कि सीपीसी पे रहेगी। इसमें हमारी कोशिश रहेगी कि पूरा सीपीसी आपको कवर कराया जाए। और सीपीसी की स्टार्टिंग हम कर रहे हैं रैंडम टॉपिक से, जो कि रहेगा हमारा ऑर्डर 39 टेम्पररी इंजंक्शन एंड इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा होने वाला है, इसलिए इसको 2 या 3 पार्ट में हम टोटल कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ जो आपको लास्ट वीडियो में अपडेट दी गई थी कि हमने हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन लीगल नर्सरी लॉन्च कर दी है, वहाँ पे आप रजिस्टर कर लीजिए, वहाँ पे आपको अपडेट्स मिल जाएंगी। और अगर आप एमपी सिविल जज मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आर्टिकल राइटिंग का कोर्स हमने वहाँ पे डाल दिया है, जिसमें अभी तक टोटल 23 आर्टिकल्स कवर कर लिए गए हैं। इस वीक के एंड तक हम लोग ट्राई करेंगे 40 से 45 आर्टिकल्स कवर करने की। ये आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इस मंथ एंड तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर 39 टेम्पररी इंजंक्शन एंड इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर से 2 पार्ट में डिवाइडेड है। रूल 1 to 5 जो है वो टेम्पररी इंजंक्शन की बात करेगा और 6 से हम लोग इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो है वो है टेम्पररी इंजंक्शन। ठीक है, टेम्पररी इंजंक्शन हम यहाँ पे भी देखते हैं सीपीसी में और साथ ही साथ एसआरए में भी देखते हैं। तो हम दोनों को क्लब करके पढ़ेंगे ताकि जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए, साथ ही साथ हमारी प्री और मेंस की तैयारी भी पूरी हो जाए आंसर राइटिंग की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। केसेस रूल 1 केसेस इन विच टेम्पररी इंजंक्शन में बी ग्रांटेड। टेम्पररी इंजंक्शन कब कब और किन केसेस में ग्रांट किया जा सकता है, ये यहाँ पे दिया गया है। देखते हैं। वेयर इन एनी सूट इट इज प्रूव्ड बाय एफिडेविट और अदरवाइज। क्या प्रूव करा गया है, क्या साबित कर दिया गया है? एफिडेविट के द्वारा साबित करा गया है या फिर किसी और माध्यम से। किसी और माध्यम से मतलब कोई और डॉक्यूमेंट से या किसी और सोर्स के थ्रू, किसी और एविडेंस के थ्रू ये साबित कर दिया गया है। क्या? डेट एनी प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट इन अ सूट इज इन डेंजर ऑफ बीइंग वेस्टेड, ठीक है, डैमेज्ड और एलियनेटेड बाय एनी पार्टी टू द सूट और wrongfully sold इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री। ठीक है, क्या क्या बातें करी गई हैं? डेट एनी प्रॉपर्टी इन अ डिस्प्यूट, जो सूट में जो प्रॉपर्टी की बात करी गई है उस प्रॉपर्टी की बात करता है। वो प्रॉपर्टी किस डेंजर में हो सकती है? वेस्टेड, डैमेज्ड, डैमेज हो सकती है, या फिर खतरा रह सकता है उसको एलिनेट करने का। एलिनेट मतलब अलग करने का, बेचने का, किसी तरीके से ट्रांसफर करने का। ठीक है, ये बोल सकते हैं हम एलिनेटेड बाय एनी पार्टी टू द सूट और wrongfully sold इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। अगर कोई डिक्री आई है तो वो उसमें भी रॉन्गफुल तरीके से बेची जा सकती है। कौन सी पार्टी के थ्रू? एनी पार्टी की बात करी गई है, कोई प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की बात नहीं करी गई है, एनी पार्टी वर्ड यूज करा गया है। तो सबसे जरूरी चीज यहाँ पे आ जाती है कि कोई भी पार्टी ये चीज, ये एप्लीकेशन, ये प्ली फाइल कर सकती है। ठीक है, एप्लीकेशन दे सकती है। डेट एनी प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट इन अ सूट इज इन डेंजर ऑफ बीइंग वेस्टेड, डैमेज्ड और एलिनेटेड बाय एनी पार्टी टू द सूट और wrongfully sold इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री। इन 4 चीजों से, 1 2 3, वेस्टेड, डैमेज्ड, तो इन 4 तरीकों से, जो कि वेस्टेड, डैमेज्ड, एलिनेटेड या फिर wrongfully sold, इन 4 तरीकों में अगर आ रही है तो उसके लिए ये केस बन जाता है। इस केस में आपको टेम्पररी इंजंक्शन कोर्ट प्रोवाइड कर सकती है अगर आप साबित कर देते हैं तो। दूसरी बात, डेट द डिफेंडेंट थ्रेटन्स और इंटेंड्स टू रिमूव और डिस्पोज ऑफ हिज प्रॉपर्टी विद व्यू टू डिफ्रॉडिंग हिज क्रेडिटर्स। ठीक है, दूसरी बात आ जाती है जो कि स्पेसिफिकली किसकी? डिफेंडेंट की बात है यहाँ पे। ये पॉइंट डिफेंडेंट से डील करता है। डिफेंडेंट क्या डरा रहा है या उसके उद्देश्य क्या है कि जो प्रॉपर्टी है डिस्प्यूटेड
उसको वो किसी तरीके से डिस्पोज ऑफ कर दे या वहां से रिमूव कर ले। रिमूव कब होगा? रिमूव कब कर सकता है? जब मूवेबल प्रॉपर्टी रहेगी। और डिस्पोज ऑफ कब करेगा? इमूवेबल या मूवेबल दोनों में हो सकता है, यूजुअली ये इमूवेबल में आती है। ठीक है, तो रिमूव वर्ड है मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। ऑफिस प्रॉपर्टी विद व्यू टू डिफ्रॉडिंग हिज क्रेडिटर्स, क्या उद्देश्य है उसका? जो क्रेडिटर्स है, जिसको उसको पैसा चुकाना है, मतलब एक तरीके से अगर ये प्लेंटिफ है तो ये भी क्रेडिटर हो सकता है, ठीक है ना, या और कोई क्रेडिटर हो सकता है। प्लेंटिफ उसके बिहाफ पे भी प्ली कर सकता है। हो सकता है कि प्लेंटिफ प्लस 3 अदर्स जो हुए, ये 3 अदर्स क्रेडिटर है और प्लेंटिफ को भी कुछ लेनदारी बनती है, तो वो इस चीज़ के लिए प्ली फाइल कर सकता है कि जो डिफेंडेंट है वो अपनी प्रॉपर्टी इस उद्देश्य से रिमूव कर सकता है और वो किसी और को ट्रांसफ़र कर देगा, जिसके वजह से फिर ये प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगी और इससे पैसा जो है वो रिकवर नहीं हो सकता। आगे देख लेते हैं। डेट द डिफेंडेंट थ्रेटन्स टू डिस्पोज द प्लेंटिफ और अदरवाइज, डेट द डिफेंडेंट थ्रेटन्स टू डिस्पोजेज, डिस्पोजेज क्या डिस्पोजेज करने का? थ्रेटन करता है, डराता है डिस्पोजेज करने का। किसको? प्लेंटिफ को। और अदरवाइज कॉज इंजुरी टू द प्लेंटिफ, एक तो डिस्पोजेस करने के लिए डराता है, धमकी देता है प्लेंटिफ को, या फिर किसी और तरीके से ये डराता है कि आपको कोई इंजुरी कॉज करी जाएगी इन रिलेशन टू एनी प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट इन द सूट। ठीक है, उस प्रॉपर्टी के संबंध में आपको किसी तरीके की कोई हानि प्रोवाइड या कॉज करी जाएगी, इंजुरी दी जाएगी। अब इंजुरी कैसे दी जा सकती है? एक तो यही मीन्स हो गया ऊपर वाला कि प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर दिया, नष्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से अगर ये ऐसा कुछ होता है तो जो प्लेंटिफ है उसको इंजरी कॉज हो जाएगी। तो अगर इन तीनों केसेस में आ रहा है तो टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए वो एप्लीकेशन ला सकता है और कोर्ट उसको टेम्परेरी इंजंक्शन दे सकती है। लेकिन सबसे शुरुआत में लिखा इट इज़ प्रूव्ड बाय एफिडेविट और अदरवाइज, उसको ये साबित करना पड़ेगा कि उसका केस इन तीनों में से किसी एक में आ रहा है। ठीक है, बाय एफिडेविट और अदरवाइज, एफिडेविट के द्वारा और किसी डॉक्यूमेंट्स के द्वारा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। द कोर्ट में बाय ऑर्डर ग्रांट टेम्पररी इंजंक्शन, काय के द्वारा? ऑर्डर देगी एक, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक ऑर्डर देगी और ऑर्डर देके क्या करेगी? टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट कर देगी टू रिस्ट्रेन सच एक्ट, जो काम का डर है कि इस तरह से ये प्रॉपर्टी एलिनेट हो जाएगी, डिस्पोज ऑफ हो जाएगी, तो वो रोक दिया जाएगा उस ऑर्डर के द्वारा। टू रिस्ट्रेन सच एक्ट और मेक सच अदर ऑर्डर फॉर द पर्पस ऑफ स्टेइंग एंड प्रिवेंटिंग द वेस्टिंग, डैमेजिंग, एलिनेशन, सेल, रिमूवल और डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी और डिस्पोजेशन ऑफ द प्लेंटिफ, डिस्पोजेशन ऑफ द प्लेंटिफ, अगर प्लेंटिफ उस प्रॉपर्टी में रह रहा है तो उसको डिस्पोजेशन करने के लिए अगर वो टेम्पररी इंजंक्शन लाया जा रहा है, उसको एक खतरा है कि डिफेंडेंट डिस्पोजेस कर देगा, तो भी ये टेम्पररी इंजंक्शन लाया जा सकता है कि नहीं, तुम इसको नहीं हटा सकते जब तक कि इसका वर्डिक्ट नहीं आ जाता, इसके ऊपर डिसीजन नहीं आ जाता। डिस्पोजेशन ऑफ द प्लेंटिफ और अदरवाइज कॉजिंग इंजुरी, या किसी और तरह की इंजुरी टू द प्लेंटिफ इन रिलेशन टू एनी प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट इन द सूट एज द कोर्ट थिंग्स फिट अंटिल द डिस्पोजल ऑफ द सूट और अंटिल फर्दर ऑर्डर्स, कब तक के लिए? यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है। अंटिल द डिस्पोजल ऑफ द सूट और अंटिल फर्दर ऑर्डर, टेम्पररी इंजंक्शन हमेशा जो रहता है वो कब तक के लिए ग्रांट होता है? अंटिल डिस्पोजल ऑफ द सूट, जब तक सूट चल रहा है वो खत्म नहीं हो जाता है तब तक के लिए ग्रांट रहेगा। और अंटिल फर्दर ऑर्डर, या फिर आगे जाके उनको लगता है कि नहीं ये ऑर्डर गलत था, इसको वैकेट कर दिया जाए, तब तक के लिए, या फिर वो ऑर्डर वैकेट हो जाएगा या दूसरा ऑर्डर दे सकते हैं जिसमें कि टेम्पररी इंजंक्शन को कन्वर्ट कर दिया जाता है और बना दे सकते हैं वो लोग परपेचुअल इंजंक्शन या परमानेंट इंजंक्शन की, ये हमेशा रहेगा। ठीक है, इसके साथ ही हमको सेक्शन 95 भी देखना चाहिए सीपीसी का, जो कि बात करता है कंपनसेशन की, कि ये जो ग्राउंड है, ये जो ग्राउंड क्लेम करे गए हैं, अगर इसमें से कोई भी ग्राउंड इनसफिशिएंट है, गलत तरीके से उठाया गया है और बाद में साबित हो जाता है कि ये इनसफिशिएंट ग्राउंड था, तो कोर्ट 50,000 रुपये तक का कंपनसेशन अवॉर्ड कर सकती है दूसरी पार्टी को देने के लिए। ठीक है, साथ ही साथ लेकिन एक कंडीशन और भी दी गई है कि ये जो कंपनसेशन रहेगा ये कभी भी कोर्ट की पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन से बाहर नहीं रहेगा।
उसमें ही इसको देना पड़ेगा। अगर उसकी पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन कम है तो वहीं तक का सीमित रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता, लेकिन मैक्सिमम लिमिट इसकी 50,000 है। चलिए ये क्लियर हो गया अपना सेक्शन। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम अगले लेक्चर में उसको डील करेंगे। चलिए रूल 2 देख लेते हैं। इंजंक्शन टू रिस्ट्रेन रिपीटेशन और कंटिन्यूएंस ऑफ ब्रीच। अगर कोई ब्रीच हो रहा है, ब्रीच अगर कंटिन्यू हो रहा है या उस ब्रीच का रिपीटेशन हो रहा है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, तो उस केस में क्या होगा? इन एनी सूट फॉर रिस्ट्रेनिंग द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट को रोकने के लिए, फ्रॉम कमिटिंग अ ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने से, और अदर इंजुरी ऑफ एनी काइंड, तो कॉन्ट्रैक्ट या फिर कोई और इंजुरी, ठीक, ऑफ एनी काइंड, वेदर कंपनसेशन इज क्लेम्ड इन द सूट और नॉट। अब जरूरी नहीं है कि कंपनसेशन क्लेम करा गया है कि नहीं, ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। वेदर कंपनसेशन इज क्लेम्ड इन द सूट और नॉट, द प्लेंटिफ में एट एनी टाइम आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द सूट, क्या करेगा, कब करेगा? एट एनी टाइम आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ सूट, कब करेगा? एनी टाइम आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ सूट, सूट चालू होने के बाद भी, कभी भी, एंड ईदर बिफोर और आफ्टर जजमेंट, कमेंसमेंट के बाद में, बट बिफोर और आफ्टर जजमेंट, दोनों बातें दे रखी है। ये तो क्लियर ही है, सूट कमेंस हुआ जजमेंट के पहले, लेकिन जजमेंट के बाद भी, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। तो एट एनी टाइम आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द सूट एंड ईदर बिफोर और आफ्टर जजमेंट, जजमेंट आ गया उसके बाद भी क्या होगा? अप्लाई टू द कोर्ट फॉर अ टेम्पररी इंजंक्शन टू रिस्ट्रेन द डिफेंडेंट फ्रॉम कमिटिंग द ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और इंजुरी कंप्लेंट ऑफ और एनी ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और इंजुरी ऑफ अ लाइक काइंड अराइजिंग आउट ऑफ द सेम कॉन्ट्रैक्ट और रिलेटिंग टू सेम प्रॉपर्टी और राइट। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई, जिस कॉन्ट्रैक्ट की बात करी गई थी वो, या फिर कोई सी और तरह के का कोई ब्रीच हो रहा है और वो ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और इंजुरी ऑफ अ लाइक काइंड, ठीक है, इंजुरी उसी तरीके की या फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की उसी तरीके का जिसकी कंप्लेंट करी गई है, उसके लिए भी वो टेम्पररी इंजंक्शन की एप्लीकेशन ला सकता है, लेकिन वो काइंड अराइजिंग आउट ऑफ द सेम कॉन्ट्रैक्ट और रिलेटिंग टू सेम प्रॉपर्टी और राइट, लेकिन वो किसके संबंध में होना चाहिए? उसी कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में होना चाहिए, और वही सेम प्रॉपर्टी रहनी चाहिए, और उसी तरीके के राइट रहना चाहिए। तो क्या मतलब इसका? कि जिस कॉन्ट्रैक्ट की कंप्लेंट करी गई है या जो इंजुरी की बात करी गई है वो तो हो ही सकता है, उसके अलावा उसी तरह के का कोई और कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच या उसी तरह की कोई और इंजुरी जो कि सेम कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा सेम प्रॉपर्टी के रिलेशन में और सेम राइट पे इफेक्ट हो रही है, तो उसके लिए भी वो टेम्पररी इंजंक्शन की एप्लीकेशन ला सकता है। ठीक है, वापस से यहाँ से पढ़ लेते हैं। अप्लाई टू द कोर्ट फॉर अ टेम्पररी इंजंक्शन टू रिस्ट्रेन द डिफेंडेंट फ्रॉम कमिटिंग द ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और इंजुरी कंप्लेंट ऑफ, ठीक है, ये तो पहला पार्ट हो गया है जिसकी कंप्लेंट करी गई है, और एनी ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट या कोई और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इंजुरी ऑफ अ लाइक काइंड जो सेम तरीके के हों, अराइजिंग आउट ऑफ द सेम कॉन्ट्रैक्ट, उसी कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होने चाहिए, और रिलेटिंग टू सेम प्रॉपर्टी से रिलेट करने चाहिए और राइट से रिलेट करने चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो मैं बताते जा रहा हूँ आप नोट डाउन कर लीजिए। सेक्शन ऐसे तोड़ के पढ़ेंगे तो ही याद रहेगा और आप एग्जाम में अच्छे से ऑब्जेक्टिव्स अटेम्प्ट कर पाएंगे और कंसेप्ट भी आपके क्लियर रहेंगे। ठीक है, तो एक तो हमने यहाँ पे ये बातें देख ली, कॉन्ट्रैक्ट वाली, सेम काइंड वाली, और एक ही चीज देख ली हमने कि आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ सूट बट बिफोर जजमेंट और आफ्टर जजमेंट, ये दोनों चीजें देख ली। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है? द कोर्ट में बाय ऑर्डर ग्रांट सच इंजंक्शन ऑन सच टर्म्स एज टू द ड्यूरेशन ऑफ द इंजंक्शन, कीपिंग एन अकाउंट, गिविंग सिक्योरिटी और अदरवाइज एज द कोर्ट थिंक्स फिट। अब वो जो इंजंक्शन दे सकती है वो किसी शर्तों पे दे सकती है। ठीक है, वो बोल सकती है कि कुछ सिक्योरिटी भी रखी जाए। सिक्योरिटी मतलब अगर प्लेंटिफ बोल रहा है कि इंजंक्शन दिया जाए और कोर्ट को अगर लगता है
कि ठीक है इंजंक्शन तो हम दे दें, लेकिन अगर आगे चल के ये पाया गया कि आपने जो इंजंक्शन के लिए एप्लीकेशन दी है और हमने जो इंजंक्शन आपकी बातों पे दे दिया है वो इनसफिशिएंट ग्राउंड पाया गया या कुछ और करा गया, तो उस संबंध में जो कॉस्ट इंक्रीज हो रही है उसके लिए लायबल कौन होगा? तो उस संबंध में आप कुछ सिक्योरिटी ऑलरेडी दे दीजिए ताकि डिफेंडेंट का बाद में जाके नुकसान नहीं हो। ठीक है, नाउ रूल 2 है कंसिक्वेंस ऑफ डिसओबीडियंस और ब्रीच ऑफ इंजंक्शन। ठीक है भैया, अब पिछली बार जो रूल था रूल 2 वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा था, ये ब्रीच ऑफ इंजंक्शन मतलब वहां पे जो इंजंक्शन आपको प्रोवाइड करा दिया गया टेम्पररी इंजंक्शन उसका यहाँ पे क्या हो गया है? ब्रीच हो गया है या फिर डिसओबीडियंस हो रहा है। तो उस केस में क्या होगा? इन द केस ऑफ डिसओबीडियंस ऑफ एनी इंजंक्शन ग्रांटेड और अदर ऑर्डर मेड, मतलब कोई और ऑर्डर दिया गया है, इंजंक्शन का भी ऑर्डर ही होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ऑर्डर और अदर ऑर्डर मेड अंडर रूल 1 और रूल 2 और ब्रीच ऑफ एनी ऑफ द टर्म्स, या फिर जो टर्म्स हमने देखी थी लास्ट में उसका कुछ ब्रीच हो रहा है, ब्रीच ऑफ एनी ऑफ द टर्म्स ऑन विच द इंजंक्शन वाज ग्रांटेड और द ऑर्डर मेड, द कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट, द कोर्ट ग्रांटिंग द इंजंक्शन और मेकिंग द ऑर्डर और एनी कोर्ट टू विच द सूट और प्रोसीडिंग इज ट्रांसफर्ड, तो जिसने इंजंक्शन प्रोवाइड करा गया है वो कोर्ट या फिर उसके बाद कोई ऐसी कोर्ट है जिसको बाद में ट्रांसफर कर दिया गया है वो भी इसमें अधिकार रख सकेगी। किस बात का? मैं ऑर्डर द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन गिल्टी ऑफ सच डिसओबीडियंस और ब्रीच टू बी अटैच्ड, क्या अधिकार रखेगा? अटैचमेंट का, अटैचमेंट का ऑर्डर दे सकता है, अटैचमेंट कर सकती है वो कोर्ट। कौन सी कोर्ट? जिसने टेम्पररी इंजंक्शन दिया गया था या फिर सब्सिक्वेंटली वो केस दूसरी कोर्ट को, कोर्ट नंबर 2 को ट्रांसफर हुआ था। तो ये दोनों कोर्ट में से कोई भी कोर्ट ये दे सकती है ऑर्डर काय का? अटैचमेंट का। एंड में ऑल्सो ऑर्डर सच पर्सन टू बी डिटेन्ड इन सिविल प्रिजन फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 months अनलेस द इन द मीन टाइम द कोर्ट डायरेक्ट हिज रिलीज। ठीक है, तो ये तो दे सकती है, इसके साथ में क्या दे सकती है? टू बी अटैच्ड एंड वर्ड यूज है और नहीं है, साथ ही साथ वो क्या कर सकती है? सिविल प्रिजन में इम्प्रिजनमेंट दे सकती है जो कि 3 months मैक्सिमम रहेगा, 3 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, और लेकिन ये ऑर्डर कब वेकेट कर सकता है? अनलेस इन द मीन टाइम, जरूरी नहीं है पूरा वो वहाँ पे एग्जीक्यूट हो, मतलब पूरा 3 महीने उसको वहाँ पे बिताना पड़े। और क्या कर सकती है कोर्ट? बीच में कभी भी उसका रिलीज का ऑर्डर दे सकती है। ठीक है, तो इसके रिलीज का भी ऑर्डर दे सकती है, साथ ही साथ अटैचमेंट के रिलीज का भी ऑर्डर दे सकती है अगर उसको लगता है तो। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नो अटैचमेंट मेड अंडर दिस रूल शैल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 1 year। ठीक है भैया, अटैचमेंट जो हमने देखा था वो मैक्सिमम कितने समय तक का रह सकता है? 1 year का। इम्प्रिजनमेंट कितने समय तक का रह सकता है? मैक्सिमम 3 महीने का। ये याद रखने वाली चीज है, आप याद रखिएगा। तो 1 साल से ज़्यादा अटैचमेंट नहीं चल सकता, उसके पहले क्या हो सकता है? वो वेकेट हो सकता है। ठीक है, या फिर क्या होगा उसके बाद में 1 साल हो गया है तो एट द एंड ऑफ विच टाइम इफ द डिसओबीडियंस और ब्रिज कंटिन्यूस, अगर उसके बाद भी ये डिसओबीडियंस चालू है या फिर कंटिन्यू है, द प्रॉपर्टी अटैच्ड में बी सोल्ड एंड आउट ऑफ द प्रोसीड्स द कोर्ट में अवॉर्ड सच कंपनसेशन एज इट थिंग्स फिट टू द इंजर्ड पार्टी एंड शैल पे द बैलेंस इफ एनी टू द पार्टी इंटाइटल्ड देयरटू। उसके बाद में क्या होगा? अगर पहले वेकेट नहीं करा गया उसको अटैचमेंट को, तो क्या कर सकते हैं? उसको साल भर होने के बाद में अगर ये पाया गया कि कंटिन्यू रहे ब्रीच या डिसओबीडियंस अभी भी है, तो वो अटैच्ड प्रॉपर्टी जो है वो सोल्ड आउट हो जाएगी और उसके बाद में जो भी उसकी प्रोसीड्स रहती है, प्रोसीड्स मतलब जो भी पैसा वगैरह रहता है, वो उसमें से कुछ कंपनसेशन दे दिया जाएगा इंजर्ड पार्टी को, और बचा हुआ जो पार्टी इंटाइटल्ड है, मतलब जिसकी प्रॉपर्टी थी ये, उसको लौटा दिया जाएगा। ठीक है, पार्टी इंटाइटल्ड देयर टू। इसके साथ में हमें सेक्शन 94 देखना है जो जरूरी है। सेक्शन 94 क्लोज सी है ना, बस यही देखना है, क्लोज सी, और दूसरे नहीं देखना, उसके काम के नहीं है। क्या है सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग का? इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एंड्स ऑफ जस्टिस फ्रॉम बीइंग डिफीटेड द कोर्ट में इफ इट इज सो प्रिस्क्राइब्ड, क्या कर सकता है कोर्ट? काय के लिए? टू प्रिवेंट एंड ऑफ जस्टिस, इसको ध्यान रखना है ना, टू प्रिवेंट
एंड्स ऑफ जस्टिस क्या कर सकता है, ग्रांट टेम्पररी इंजंक्शन एंड इन केस ऑफ डिसओबीडियंस कमिट द पर्सन गिल्टी देयरऑफ टू द सिविल प्रिजन एंड ऑर्डर दैट हिज प्रॉपर्टी बी अटैच्ड एंड सोल्ड, जो हमने देखा क्या हो रहा था 2A में, सिविल प्रिजन भी हुई थी और अटैचमेंट भी हुआ था, उसी की बात ये यहाँ पे कर रहा है ना। तो जस्ट आपका आंसर अच्छा मेंस में लगने के लिए ये सेक्शन आप ऐड कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। अगर ये ध्यान रह गया 2A भी ध्यान रहेगा साथ में इसके, ठीक है। नाउ रूल 3, बिफोर ग्रांटिंग इंजंक्शन कोर्ट टू डायरेक्ट नोटिस टू अपोजिट पार्टी। ये भी बहुत जरूरी है नेचुरल जस्टिस के लिए कि इंजंक्शन ग्रांट देने से पहले जिस पार्टी के अगेंस्ट आप इंजंक्शन दे रहे हो उसको भी अधिकार है उसकी बात रखने का, तो उसकी बात भी सुनी जाए, ठीक है। तो इसलिए क्या है, नोटिस दिया जाना जरूरी है दूसरी पार्टी को। द कोर्ट शैल इन ऑल केसेस, ये मैंडेटरी है, इन ऑल केसेस एक्सेप्ट, अब यहाँ पे इसके एक्सेप्शन दे दिए हैं। द कोर्ट शैल इन ऑल केसेस एक्सेप्ट, कहाँ पे, एक्सेप्ट वेयर इट अपीयर्स दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ द ग्रांटिंग द इंजंक्शन वुड बी डिफीटेड बाय डिले बिफोर ग्रांटिंग एन इंजंक्शन डायरेक्ट नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द सेम टू बी गिवन टू द अपोजिट पार्टी। तो कब मैंडेटरी है, मैंडेटरी हर केसेस में है, लेकिन कब वो नहीं दे सकती, कब जरूरी नहीं है देना, सिर्फ एक ऐसा केस है, वो ये है कि जहां उसको लगता है कि इंजंक्शन देने से क्या हो जाएगा, दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रांटिंग द इंजंक्शन वुड बी डिफीटेड बाय डिले, जो इंजंक्शन देने का जो ऑब्जेक्ट है, जो उद्देश्य है, वो नोटिस अगर हम देने में जाएंगे और जो समय उसमें लगेगा वो क्या कर देगा, डिफीट कर देगा उसके ऑब्जेक्ट को, मतलब जिस कारण से हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इंजंक्शन दिया जाए वो कारण फिर वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ होनी है, अगर सामने वाले पार्टी को लग रहा है, प्लेंटिफ को लग रहा है कि डिफेंडेंट 2 दिन के अंदर अंदर प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर देगा, और अगर कोर्ट बोलती है नहीं पहले हम नोटिस देंगे, नोटिस सर्व करने में 3 से 4 दिन लग गए उसका जवाब आने में, तो फिर उस नोटिस का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो ऐसे केसेस में कोर्ट क्या कर सकती है, विदाउट नोटिस भी इमीडिएटली इंजंक्शन दे सकती है, ठीक है। तो सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो हमने देख लिया, डिफीटेड बाय डिले बिफोर ग्रांटिंग इंजंक्शन डायरेक्ट नोटिस, ठीक है। तो क्या करेगी, डायरेक्ट नोटिस कर देगी बाकी सारे केसेस में ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द सेम टू बी गिवन टू अपोजिट पार्टी, ठीक है। नोटिस किस चीज का देगी, नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन, है ना, जो एप्लीकेशन फाइल हो रही है उसका नोटिस देगी सामने वाले पार्टी को। प्रोवाइडेड डेट वेयर it is proposed to grant an injunction without giving notice of the application to the opposite party, the court shall record the reasons for its opinion that the object of granting the injunction will be defeated by delay and require the applicant, ठीक है। अब हमने जो यहाँ पे एक्सेप्शन देखा था ये उसकी बात करता है। अगर सामने वाली पार्टी ने ऐसी कोई बात रखी, प्लेंटिफ ने ऐसा कुछ बोला कि जो अगर हमने नोटिस दिया और उसमें जो टाइम कंज्यूम हुआ उससे इसका ऑब्जेक्ट ही डिफीट हो जाएगा, तो जो आपकी कोर्ट है वो क्या करेगी, वो ये करेगी कि जो कोर्ट का ओपिनियन है उसको रिकॉर्ड करेगी, उस प्ली पे जो कोर्ट का ओपिनियन है उसको रिकॉर्ड करेगी, और ये मैंडेटरी है, बिना रिकॉर्ड करे वो इंजंक्शन प्रोवाइड नहीं करेगी। तो वेयर इट इज प्रपोज्ड, मतलब अगर प्लेंटिफ ने बोला है कि इमीडिएटली दिया जाए, विदाउट गिविंग नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन, विदाउट नोटिस के इमीडिएटली दिया जाए, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट शैल रिकॉर्ड द रीजन ऑफ फॉर इट्स ओपिनियन, खुद के ओपिनियन के लिए रीजंस रिकॉर्ड करेगी, और ओपिनियन में यही बताएगी कि हाँ हमें लगता है कि अगर हमने नोटिस दिया जैसा कि प्लेंटिफ ने बताया तो उससे जो ऑब्जेक्ट है इंजंक्शन का वो डिफीट हो जाएगा, और इसलिए हम इमीडिएट इंजंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा रिकॉर्ड एक कर लेगी। उसके बाद में क्या करेगी, एंड रिक्वायर द एप्लीकेंट, ठीक है, ये तो कर लेगी और इंजंक्शन भी दे देगी, ठीक है। साथ ही साथ क्या करेगी, एंड रिक्वायर द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट को बोलेगी टू डिलीवर टू द अपोजिट पार्टी, क्या बोलेगी एप्लीकेंट को कि अपोजिट पार्टी को डिलीवर करो, और टू सेंड हिम बाय रजिस्टर्ड पोस्ट इमीडिएटली आफ्टर द ऑर्डर ग्रांटिंग द इंजंक्शन हैज बीन मेड एंड अ कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर इंजंक्शन टुगेदर विथ, क्या बोलेगी, जैसे ही हमने आपको इंजंक्शन दिया अब आप क्या करेंगे, तुरंत ही अपोजिट पार्टी को एक नोटिस भेजेंगे, नोटिस डिलीवर करेंगे या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजेंगे, क्या भेजेंगे, जिसमें कि आपके पास
क्या जाएगा साथ में, कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, रजिस्टर्ड पोस्ट से क्या भेजेंगे और डिलीवर क्या करेंगे, कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर इंजंक्शन। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, ऑर्डर की कॉपी नहीं दे रहे हैं, जो कॉपी इंजंक्शन के लिए जो एप्लीकेशन इंजंक्शन के लिए लगाई गई थी उसकी कॉपी देने की बात करी गई है। कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर इंजंक्शन टुगेदर विथ, और इसके साथ में और क्या क्या चीज़ें ऐड करने की बात करी, कॉपी ऑफ द एफिडेविट फाइल्ड इन सपोर्ट ऑफ द एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन के लिए जो हमने देखा था सबसे शुरुआत में रूल 1 में, प्रूव्ड बाय एफिडेविट और अदरवाइज। ठीक है, तो उसके साथ में अगर कोई एफिडेविट लगाया गया है तो उसकी कॉपी, साथ ही साथ अ कॉपी ऑफ द प्लेंट, जो प्लेंट फाइल करा गया है उसकी कॉपी, और कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑन विच द एप्लीकेंट रिलाइज, या और कोई और डॉक्यूमेंट जैसे हमने देखे तो, और अदरवाइज में वो डॉक्यूमेंट उनकी कॉपीज भी बोलेगा लगाने के लिए। ठीक है, नाउ उसके साथ में क्या बोलेगा, पहली बात तो ये हो गई कॉपी वाली ए में। ठीक है, जो 3 तरह की कॉपी की बात कर दी, और बी में क्या बोलेगा, टू फाइल ऑन द डे, टू फाइल ऑन द डे ऑन विच सच इंजंक्शन इज ग्रांटेड, और ऑन द डे इमीडिएटली फॉलोइंग दैट डे एन एफिडेविट स्टेटिंग दैट द कॉपीज अफोरसेड हैव बीन डिलीवर्ड और सेंट। ठीक है, पहली बात तो बोल दी कि आप कॉपी, जैसे ही आपको इंजंक्शन, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है और आपको इंजंक्शन का ऑर्डर मिल जाता है, आप अपोजिट पार्टी को ये सारी कॉपीज प्रोवाइड करेंगे, सेंड करेंगे, और साथ ही साथ जैसे ही आप सेंड कर दें तो क्या करें, टू फाइल ऑन द डे ऑन विच सच इंजंक्शन ग्रांटेड, जिस दिन आपको इंजंक्शन ग्रांट करा गया है हो सके तो उसी दिन इंजंक्शन ग्रांटेड, तो हो सके तो उसी दिन, या फिर और ऑन द डे इमीडिएटली फॉलोइंग दैट डे, या फिर इसके अगले ही दिन, मतलब नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, एक एफिडेविट फाइल करने के लिए बोलेंगे। उस एफिडेविट में लिखा होना चाहिए कि आपने कॉपीज डिलीवर कर दी है या सेंड कर दी है। तो कुल मिला के बात यह है कि आपको कोर्ट बोलेगी, प्लेंटिफ को कोर्ट बोलेगी कि जिसी दिन, प्लेंटिफ के लिए मैंडेटरी है, जिस दिन उसको इंजंक्शन मिल रहा है उसी दिन वो इमीडिएट बेसिस पे ये सारी चीज़ें सेंड कर दे, सारी कॉपीज सेंड कर दे, क्योंकि उसको कहीं आगे नहीं बताया गया है कि आप अगले दिन भी कर सकते हो, या फिर कोई और टाइम लिमिट प्रोवाइड नहीं करी गई है 7 दिन की, 10 दिन की, कुछ भी। तो आपको इमीडिएटली बेसिस पे ही उस प्लेंटिफ को कॉपी सेंड करनी है। ठीक है, और जैसे ही वो कॉपी सेंड कर देगा, तो ये भी बोला गया है, इसमें भी ज़्यादा टाइम लिमिट एक्सटेंड नहीं करी गई है, उसको बोला गया है उसी दिन, जिस दिन आप कर दो उसी दिन एफिडेविट दे दो, या ज़्यादा से ज़्यादा आप अगले दिन, उससे ज़्यादा आप डिले नहीं कर सकते हो। आपको एफिडेविट फाइल करना है कि आपने कॉपीज दे दी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं रूल 3A, कोर्ट टू डिस्पोज ऑफ एप्लीकेशन फॉर इंजंक्शन विद इन 30 डेज। ठीक है, अब कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट टू डिस्पोज ऑफ एप्लीकेशन फॉर इंजंक्शन विद इन 30 डेज वेयर एन इंजंक्शन हैज बीन ग्रांटेड विदाउट गिविंग नोटिस। ये जो रूल है ये स्पेसिफिकली बात करता है जब इंजंक्शन बिना नोटिस के दूसरी पार्टी को दे दिया गया है। बिना नोटिस के दूसरी पार्टी को तो दे दिया गया है, लेकिन कॉपीज वगैरह सेंड कर दी, उसका एफिडेविट भी उसने, कोर्ट ने रिसीव कर लिया कि हाँ सेंड कर दिया है। अब उसके बाद की प्रोसीजर क्या है, वेयर इंजंक्शन हैज बीन ग्रांटेड विदाउट गिविंग नोटिस टू द अपोजिट पार्टी, द कोर्ट शैल मेक एन एंडेवर to finally dispose of the application within 30 days from the date on which injunction was granted, and where it is unable to do so it shall record its reasons for such inability। वो कोशिश ये करेगा, endeavor to finally dispose, वो कोशिश ये करेगा finally dispose of the application within 30 days कि जो एप्लीकेशन फाइल करी गई थी इंजंक्शन की, इंजंक्शन तो उसने ग्रांट कर ही दिया है, टेम्पररी इंजंक्शन, लेकिन वो क्या इमीडिएट बेसिस पे ग्रांट करा गया है। ठीक है ना, तो कोशिश ये करेगा कि उस एप्लीकेशन को फाइनली डिटरमाइन करी जाए कितने दिन के भीतर, 30 दिन के अंदर अंदर फाइनली डिटरमाइन कर दिया जाए। और ये टाइम लिमिट क्यों दी गई है, वो सिर्फ इसलिए दी गई है क्योंकि नोटिस सामने वाले को सर्व नहीं करा गया था। ठीक है, इसलिए नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत से हम इसको देखेंगे, इसलिए कोशिश ये करी जाएगी जल्दी जल्दी उसको फाइनली डिटरमाइन कर दिया जाए। कौन सी डेट से, ये 30 डेज काउंट कब से होंगे, फ्रॉम द डेट ऑन विच इंजंक्शन वाज ग्रांटेड एंड वेयर इट इज अनेबल सो टू डू। और जहां कोर्ट को लगता है कि नहीं ये 30 दिन हो गए हैं या 30 दिन होने वाले हैं और वो फाइनली डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकती इस एप्लीकेशन को, तो क्या करेगी, इट शैल रिकॉर्ड इट्स रीजंस फॉर सच इनेबिलिटी, रीजंस रिकॉर्ड कर लेगी। ठीक है,
अब रूल 4, ऑर्डर फॉर इंजंक्शन में बी डिस्चार्ज, वेराइड और सेट असाइड। ठीक है, इंजंक्शन दे दिया था, अब क्या होगा उसके बाद में, आगे कोर्ट को लगता है कि नहीं ये गलत तरीके से दे दिया था या सफिशिएंट ग्राउंड नहीं थे, तो क्या होगा ऐसे में, एनी ऑर्डर फॉर एन इंजंक्शन में बी डिस्चार्ज, खत्म कर दिया जाएगा, वेराइड बदल दिया जाएगा, ये सेट असाइड कर दिया जाएगा बाय द कोर्ट ऑन एप्लीकेशन मेड देयर टू बाय एनी पार्टी डिससेटिस्फाइड विद सच ऑर्डर। कोई भी पार्टी, वापस से याद रखना, कोई भी पार्टी अगर डिफेंडेंट ने लगाया तो प्लेंटिफ फाइल कर सकती है एप्लीकेशन, और प्लेंटिफ ने लगाया है तो डिफेंडेंट फाइल कर सकता है एप्लीकेशन मेड देयर टू बाय एनी पार्टी डिससेटिस्फाइड विद सच ऑर्डर। जो उस ऑर्डर से डिससेटिस्फाइड है वो इमीडिएट लगा सकता है। अब ये सारी चीज़ों से डील करता है आपका। अगर विदाउट नोटिस दिया गया है तो भी एप्लीकेशन जा सकती है, और नोटिस दिया गया है तो भी एप्लीकेशन फाइल हो सकती है। ऐसा नहीं कि नहीं भैया यहाँ पे तो 30 डेज की बात करती है, उसके पहले आप ये एप्लीकेशन नहीं लगा सकते, आप लगा सकते हो इमीडिएटली जिस दिन आपको कॉपीज मिली हैं। जो कॉपीज हमने देखी थी सेंड करी गई रूल 3 में, है ना, रूल 3 में जो कॉपी सेंड करी गई थी उसके अगले ही दिन या उसी दिन सामने वाली पार्टी ये एप्लीकेशन फाइल कर सकती है। Provided that if in an application for temporary injunction or in any affidavit, provided that if in any application for temporary injunction जो फाइल करी गई है एप्लीकेशन की, और in any affidavit supporting such application a party has knowingly made, मतलब जो एप्लीकेशन फाइल करी गई थी टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए, या फिर कोई एफिडेविट उसके सपोर्ट में फाइल करा गया था जिसके ऊपर वो रिलाय करता था कि टेम्परेरी इंजंक्शन दिया जाए, उसमें क्या बात है, अ पार्टी हैज नोविंगली मेड अ फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू अ मटेरियल पर्टिकुलर। जिस पार्टी ने फाइल करा है उसने जानबूझकर कोई गलत चीजें बताई हैं या मिसलीड करा है किसी स्टेटमेंट को, मटेरियल पर्टिकुलर मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड या किसी और इम्पोर्टेंट इशू से रिलेटेड मिसलीड करा गया है, तो एंड द इंजंक्शन वाज ग्रांटेड विदाउट गिविंग नोटिस टू द अपोजिट पार्टी, और उस पर रिलाय करते हुए इंजंक्शन दे दिया गया है और अपोजिट पार्टी को नोटिस भी नहीं दिया है, तो ऐसे में क्या होगा, द कोर्ट शैल वेकेट द इंजंक्शन अनलेस फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्ड इट कंसीडर्स दैट इट इज नॉट नेसेसरी सो टू डू इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। तो ऐसे में यूजुअली कोर्ट क्या करेगी, वेकेट कर देगी उस ऑर्डर को, लेकिन कब नहीं करेगी, unless for reasons to be recorded it consider that it is not necessary so to do। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि जरूरी नहीं है इतनी बुरी, अगर हम इस ऑर्डर को वेकेट नहीं करेंगे तो कोई खास इंजरी सामने वाली पार्टी को नहीं होगी उससे, ठीक है, तो ऐसे में वो चाहे तो वेकेट नहीं भी कर सकती और कैरी ऑन कर सकती है उससे, ठीक है। दूसरा प्रोविजो, प्रोवाइडेड फॉर द डेट वेयर एन ऑर्डर फॉर इंजंक्शन हैज बीन पास्ड, ठीक है, आफ्टर गिविंग टू एन पार्टी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। यहाँ पे हमने पहला वाले प्रोविजो था, प्रोविजो फर्स्ट, उसमें क्या था, विदाउट नोटिस, और दूसरे प्रोविजो में क्या है, अपॉर्चुनिटी दे दी गई है, मतलब नोटिस सर्व हो चुका था उसको, ठीक है, तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। गिविंग टू अ पार्टी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एंड द ऑर्डर शैल नॉट बी डिस्चार्ज, क्या होगा, शैल नॉट बी डिस्चार्ज, शैल नॉट बी डिस्चार्ज वेराइड और सेट असाइड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ डेड पार्टी एक्सेप्ट, यूजुअली नहीं, मैंडेटरी ये है कि वो नहीं होगा, लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है, except where such discharge, variation or setting aside has been necessitated by change in circumstances or unless the court is satisfied that the order has caused undue hardship to that party, ठीक है। कब क्या एक्सेप्शन है, कब हो सकता है, कब डिस्चार्ज, वेराइड और सेट असाइड होगा, तभी होगा जहां पे ये प्रूव कर दिया जाता है कि कुछ सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं और इन सर्कमस्टेंसेस में ये ऑर्डर सस्टेन नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए, या फिर इस ऑर्डर से अनड्यू हार्डशिप हुई है उस पार्टी को जो एप्लीकेशन ला रहा है सेट असाइड करने की, मतलब अपोजिट पार्टी को अनड्यू हार्डशिप हुई है। अब ऐसा क्यों कहा गया है कि यहाँ पे शैल नोट की बात क्यों कर दी गई है, क्योंकि उसको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी गई थी सुनने की, है ना, उसको नोटिस कर दिया गया था, वो उस जगह भी उसको रोक सकता था, है ना, डिफेंड कर सकता था, कंटेस्ट कर सकता था एप्लीकेशन को, तो उसके बाद में फिर यूजुअली उसको मना रहता है, लेकिन अगर सर्कमस्टेंसेस चेंज होती है तो उसके लिए भी अलाउड है, ठीक है। तो ये ऑर्डर भी अपना ये रूल भी क्लियर हो गया। कुछ भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं या हमारी एप्लीकेशन पे मैसेज करें डाउनलोड करके, वहाँ पे हम उसको डील कर लेंगे। नाउ लास्ट ऑर्डर
अपना लास्ट रूल अपना टेम्पररी इंजंक्शन का, इंजंक्शन टू कॉर्पोरेशन बाइंडिंग ऑन इट्स ऑफिसर्स। ठीक है, an injunction directed to a corporation is binding not on the corporation itself but also on all members and officers of the corporation when personal action it seeks to restrain, whose personal action he seeks to restrain। ठीक है, सिर्फ बाइंडिंग कॉरपोरेशन पे ही नहीं होगा, कॉरपोरेशन के साथ साथ किस पे होगा, जो भी उसके मेंबर्स हैं, ऑफिसर्स हैं। ठीक है, whose पर्सनल एक्शन इट सीक्स टू रिस्ट्रेन, जिन लोगों की व्यक्तिगत पर्सनल एक्शन वो रोकना चाह रहा है। ठीक है, इंजंक्शन उन पे बाइंडिंग होगा ये। ठीक है, ये तो हमने देख लिया हमारे जो कि बेयर एक्ट के प्रोविजंस थे, रूल्स थे। साथ ही साथ कुछ हमें एक्स्ट्रा चीजें भी देखनी है इसमें, तो देख लेते हैं, अभी डील कर लेते हैं उनसे भी। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंजंक्शन होता क्या है। हमने पूरी बात कर ली इतनी देर से टेम्पररी इंजंक्शन। इंजंक्शन क्या चीज होती है? इंजंक्शन एक कंप्लीटली जुडिशियल प्रोसेस है, आपकी जुडिशियल प्रोसेस है। ठीक है, जो टू डू और नॉट टू डू की बात करती है, रोकती है कि ये करो या ना करो। ठीक है, टू डू और नॉट टू डू। अब ये दो तरह की होती हैं, हो सकती हैं प्रोहिबिटरी या फिर आपकी मैंडेटरी। ठीक है, प्रोहिबिटरी मतलब एक तरीके का रिस्ट्रेन लगाती है, प्रोहिबिशन लगाती है, एक पार्टी को बोलती है कि आप ये काम नहीं कर सकते, नॉट टू डू। ठीक है, और मैंडेटरी क्या बोलती है? मैंडेटरी मतलब कंपेल करती है, कमांड करती है दूसरी पार्टी को। ये इंजंक्शन जो रहती है इस टाइप की, ये कमांड करती है कि आप पर्टिकुलर एक्ट जो आप ब्रीच कर रहे थे वो ब्रीच ना करें, उसको इस हिसाब से करें, या फिर ये जो आप एक्ट का ओमिशन जो कर रहे हैं इसको ओमिट नहीं करते हुए इस एक्ट को इस तरह से करें, पर्टिकुलर मैनर में करें। ठीक है, तो ये मैंडेटरी होता है, ऑर्डर टू बी कैरी आउट सर्टेन थिंग्स। ठीक है, तो पहली बात तो हमने ये देख ली कि इंजंक्शन का मतलब क्या होता है। दूसरा, कई बार कंफ्यूजन होता है स्टे और इंजंक्शन में, तो स्टे और इंजंक्शन में जो कंफ्यूजन होता है वो भी देख लेते हैं कि ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्या है। स्टे जो रहता है वो क्या रहता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो रहती हैं आपकी, उनका सस्पेंशन रहता है। ठीक है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का सस्पेंशन रहता है स्टे। वहीं इंजंक्शन जो रहेगा आपका वो क्या रहेगा, कोई पर्टिकुलर एक्शन को रिस्ट्रेन करने के लिए या एक्ट करने के लिए। ओके, ये पर्टिकुलर एक्शन मतलब पार्टी की बात करता है, ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की बात करता है, मतलब कोर्ट पे एप्लीकेबल होता है। इसका एक डिफरेंस ये भी है स्टे और इंजंक्शन का, क्या कि ये जो रहता है ये डायरेक्टेड रहता है या ऑपरेटेड रहता है किस पे, कोर्ट्स पे, और ये डायरेक्टेड रहता है टुवर्ड्स पार्टीज, जैसे हमने देखा प्लेंटिफ और डिफेंडेंट वाला। ठीक है, और ये जुडिशियल प्रोसीडिंग मतलब कोर्ट्स के संबंध में कोर्ट्स की कार्रवाई के लिए स्टे लगाया जाता है। अगर कोर्ट ने कोई आपको ऑर्डर वगैरह दिया है तो उसके अगेंस्ट आप स्टे ला सकते हैं। और जो इंजंक्शन रहता है वो यूजुअली पार्टी की एक्शंस के लिए रहता है। ठीक है, आगे जो स्टे रहता है ये जो इफेक्टिव रहेगा ये कब रहेगा, जब कोर्ट को कम्युनिकेट कर दिया जाए। ठीक है ना, जैसे ही कोर्ट को कम्युनिकेट करा उस टाइम से ये इफेक्ट में आ जाता है स्टे। जैसे आप हायर कोर्ट गए
लोअर कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट स्टे लिया है और वहां से कम्युनिकेट हुआ तो वहां से ये इफेक्टिव हो जाता है। वहीं इंजंक्शन कब से इफेक्टिव रहेगा? इंजंक्शन कब से इफेक्टिव रहेगा? इंजंक्शन इफेक्टिव रहेगा आपका जब वो इश्यू हो जाता है, ऑर्डर इश्यू हो जाता है, वहां से ये इफेक्टिव हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे स्टे और इंजंक्शन में। आगे देख लेते हैं कि किस तरह के आपके इंजंक्शन रहते हैं, टाइप्स ऑफ इंजंक्शन। तो जैसे हमने देखा एक आपका हो गया टेम्पररी, जो हमारा सीपीसी में है, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका परमानेंट, ठीक है। टेम्पररी इंजंक्शन जैसे हमने देखा था ये कब तक रह सकता है? अनटिल डिस्पोजल ऑफ सूट, ठीक है, ये देखा था। परमानेंट कब रहता है? जब मेरिट्स पे हियर हो जाए, ठीक है, और कंक्लूड हो जाए ट्रायल प्रोसीडिंग, तब ये ऑपरेट होता है, ठीक है। टेम्पररी इंजंक्शन जो है वो कंक्लूजन पे कन्वर्ट हो सकता है इनटू परमानेंट और परपेचुअल इंजंक्शन में, ठीक है, अगर वो वेकेट नहीं हो रहा है तो। सेकेंडली इसके जो प्रोविजंस हैं ये 38 से 42 ऑफ एसआरए में दे रखे हैं और ये आपका ऑर्डर 39 में सीपीसी में है। ये भी हम देखेंगे साथ में, कोशिश करेंगे इनको भी देख लें। आगे प्रिवेंटिव और मैंडेटरी हमने देखा था, है ना, जो रिस्ट्रेन करता है और जो कमांड करता है, ये तो हमने देख ही लिया। साथ ही साथ हमने एड इंटरिम देखना है और इंटरिम देखना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इंटरिम में और एड इंटरिम में। तो ये जो रहता है ये विदाउट फाइनली डिसाइडिंग application and operates till disposal of application, ठीक है, विदाउट फाइनली डिसाइडिंग एप्लीकेशन। और कब तक के लिए रहेगा? डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या है? विदाउट फाइनली डिसाइडिंग एप्लीकेशन मतलब जैसे ही आपने एप्लीकेशन लगाई, जैसे ही आपने एप्लीकेशन लगाई और आपने बोला कि इमीडिएट रिलीफ चाहिए, इमीडिएट बिल्कुल इसी वक्त, हम इस एप्लीकेशन पे सुनवाई भी नहीं कर सकते, इतना समय भी नहीं है कि सुनवाई करी जाए, और आप तो पहले आप इंजंक्शन दे दीजिए, इंटरिम रिलीफ दे दीजिए, उसके बाद में सुनवाई करी जाए, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ तो हुई नहीं, है ना, क्योंकि सुनवाई हुई नहीं। तो उस समय तक के लिए अगर कोई इंजंक्शन ग्रांट हो रहा है तो वो एड इंटरिम रहेगा। वहीं इंटरिम कौन सा रहेगा आपका? टेम्पररी इंजंक्शन को आप इंटरिम इंजंक्शन भी बोल सकते हैं, जो कि कब तक लागू रहता है आपका? जैसे ये डिसाइड हो जाती है एप्लीकेशन, है ना, कि जो आपने एप्लीकेशन लगाई है इंजंक्शन की वो उस लायक है एक्सेप्ट करने की और उस पर टेम्पररी इंजंक्शन दिया जा सकता है फॉर अ टाइम बिंग, तो उसको बोलते हैं अपॉन डिसाइडिंग द एप्लीकेशन। और साथ ही साथ ये कब तक चलता है? जब तक कि डिस्पोजल ऑफ सूट नहीं हो जाता, है ना, डिस्पोजल ऑफ सूट नहीं हो जाता। तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस क्या आ जाता है? डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन और डिस्पोजल ऑफ सूट का। ये जो है ये एकदम इनिशियल बेसिस पे रहता है और ये उसके बाद चालू होता है। आगे हमने ये देखा था, रूल 1 में देख लिया था कि कोई भी पार्टी अप्लाई कर सकती है इसको, तो इट इज़ नॉट एट ऑल रेस्ट्रिक्टेड टू प्लेंटिफ, ठीक है, डिफेंडेंट भी ला सकता है। उसके बाद में हमने देखा था कि ये जो है ये वन पार्टी अगेंस्ट अदर रहता है ना, तो स्वाभाविक सी बात है किसी स्ट्रेंजर पे अप्लीकेबल
नहीं होगा, ये किसी स्ट्रेंजर पे अप्लीकेबल नहीं होगा। साथ ही साथ किसी कोर्ट पे या जुडिशियल ऑफिसर पे भी अप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन किसी पार्टी, जो कोई पार्टी है या पर्सन है, उस पे अप्लीकेबल भी तभी होगा ये जब वो उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, इन दोनों पे तो अप्लीकेबल बिल्कुल नहीं होगा, और इस पे भी तभी होगा जब वो उसके जुरिस्डिक्शन में रहेगा। साथ ही साथ ये जो हमारा टेम्पररी इंजंक्शन का कंसेप्ट है, ये जो कंसेप्ट है ये टोटल डिस्क्रिशनरी है, डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट पे है कि उसको लगता है वो दे, नहीं तो ना दे, क्योंकि ये इक्विटेबल इन नेचर है ना, जो कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे चलता है, इक्विटेबल इन नेचर, ठीक है। फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स बताए गए हैं, है ना, जिनको कंसिडर करना चाहिए जब आप इस एप्लीकेशन से डील कर रहे हैं टेम्पररी इंजंक्शन की। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला आ जाएगा प्राइमा फेसी केस का। प्राइमा फेसी केस का, वेदर द प्लेंटिफ हैज अ प्राइमा फेसी केस और नॉट। शुरुआत में अपेरेंटली देख के क्या लग रहा है कि कोई केस बन भी रहा है, नहीं बन रहा है, कोर्ट ये देखेगी शुरुआत में। उसके बाद क्या देखेगी? वेदर प्लेंटिफ वुड सफर इररिपरेबल इंजुरी इफ प्रेयर फॉर टेम्पररी इंजंक्शन नॉट ग्रांटेड। क्या इररिपरेबल इंजुरी हो जाएगी प्लेंटिफ को, जो कि वापस से सही नहीं करी जा सकती अगर इंजंक्शन नहीं दिया गया? तो इतनी इमीडिएट इसकी नीड है क्या, ठीक है। दूसरा फैक्टर ये देखेगी, और लास्ट फैक्टर देखेगी बैलेंस ऑफ कन्वेनियंस का देखेगी। बैलेंस ऑफ कन्वेनियंस कि अगर हम इसको प्लेंटिफ को नहीं देते हैं तो कुछ ऐसी चीज तो नहीं हो जाएगी जो कि जैसे हमने देखा था यहाँ पे इररिपरेबल इंजुरी, ऐसी चीज तो नहीं हो जाएगी कि वो वापस से सही नहीं करी जा सकती, या फिर डिफेंडेंट को ज़्यादा फायदा हो जाएगा और प्लेंटिफ को नुकसान हो जाएगा, ठीक है। कंपेरेटिव ज़्यादा हार्डशिप फेस करेगा प्लेंटिफ डिफेंडेंट से ज़्यादा अगर इंजंक्शन नहीं प्रोवाइड करा गया। तो ये तीन फैक्टर है, इन तीन फैक्टर्स को हम ट्रिपल टेस्ट भी बोलते हैं, ट्रिपल टेस्ट या थ्री पिलर्स भी बोल सकते हैं, थ्री पिलर्स, ये टर्म्स भी इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं कि ये जो हमारा रहता है इसमें पार्टी का कोई राइट नहीं रहता है ना क्लेम करने का, कि वो राइटफुली क्लेम कर रही है इंजंक्शन। ये टोटली डिपेंडेंट है कोर्ट के डिस्क्रिशन पे, तो पार्टी का राइट नहीं रहता है। आगे ये कहाँ पे नहीं दिया जा सकता? ये एसआरए में भी प्रोविजन दे रखा है, साथ ही साथ यहाँ पे भी कुछ बातें हैं। अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस के लिए मांगा गया है या कुछ ऐसी चीज़ क्लेम करी गई जिससे कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम चल रहा है या कोई कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है पब्लिक का, इन पब्लिक नेचर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, तो उसमें भी अगर ये डिमांड करा गया है तो ये कभी भी देय नहीं होगा, इसको कभी भी अलाउ नहीं करा जाएगा। उसके आगे देखते हैं। रूल 1 जो हमने देखा था उसमें हमने कुछ केसेस देखे थे कि इन केसेस में अगर आपने प्रूव कर दिया तो आपको टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट करा जाएगा, ठीक है, आप एप्लीकेशन ला सकते हो। लेकिन वो जो केसेस थे वो इलस्ट्रेटिव थे, है ना, इलस्ट्रेटिव थे, वो कहीं भी रोक नहीं लगा रहे हैं कि उन केसेस के बाहर कोई ऐसी संभावना नहीं बनती है जहां पे टेम्पररी इंजंक्शन के लिए कोई कंडीशन क्रिएट हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं करी गई है। वहां पे कहीं भी अनलेस वर्ड का यूज नहीं करा गया है। इसका मतलब कोर्ट अपने इनहेरेंट पावर यूज कर सकता है टेम्पररी इंजंक्शन देने के लिए, इनहेरेंट पावर अंडर सेक्शन 151, ठीक है। तो उन केसेस के अलावा भी अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ टेम्पररी इंजंक्शन दिया जा सकता है तो 151 में इनहेरेंट पावर यूज करके वो ये इंजंक्शन प्रोवाइड करा सकेगा। ये फेमस केस है
मनोहर लाल चोपड़ा वर्सेस सेठ हीरालाल का, उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने हेड करा गया। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और केस है मॉर्गन स्टैनली वर्सेस कार्तिक दास। ठीक है, इसमें जो बात करी गई है वो एक्स पार्टी इंजंक्शन के लिए बात करी गई है ना। एक्स पार्टी इंजंक्शन कब कब दिया जा सकता है और अगर देंगे तो किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरह से चीज़ें चलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। 2 से 3 पार्ट में ये पूरा सेशन कवर होगा ऑर्डर 39 का। ठीक है, तो आप बने रहिए तब तक हमारे साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, ताकि आपको आगे के भी वीडियोस समय समय पे मिलते रहें। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वारी है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और उसके साथ ही हमारी जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। हम प्लान कर रहे हैं कि जैसे ये ऑर्डर आपका कंप्लीट होता है या जैसे मैंने आज ये बता दिया, तो वहाँ पर मैं आपका टेस्ट कंडक्ट कर लूँ। उससे क्या होगा, आपके कंसेप्ट्स ढंग से क्लियर हो जाएंगे, इमीडिएटली टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा, तो हमेशा के लिए आपको याद रह जाएगा। तो कोशिश यही है जैसे ये लेक्चर अपलोड होगा वहाँ पे टेस्ट भी कंडक्ट कर दिया जाएगा आपका। तो आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, अपने इसमें रजिस्टर कर लीजिए, और जैसे ही रजिस्टर करें तो वहाँ पे आप बैच में रिक्वेस्ट कर लीजिए, सीपीसी की बैच में ऐड करने के लिए मैं आपको ऐड कर दूंगा, ताकि आप वहाँ पे टेस्ट अपना अटेम्प्ट कर पाएँ। फ्री रहेगा टेस्ट, कोई चार्जेस नहीं है अभी। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जितने भी अपडेट्स हैं वीडियो के और भी दूसरे, वो आपको वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएं। और इन दोनों की आपको लिंक जो है एप्लीकेशन की और टेलीग्राम की, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। यूट्यूब चैनल को अगेन सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में और आपको समझाने में, तो प्लीज़ कम से कम इतना मोटिवेशन दीजिए कि आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।